हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम काफ़ी टाइम के बाद में आज हम हिस्ट्री का फिर से वीडियो लेकर आए। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हिस्ट्री के वीडियो नहीं आ पाए थे, तो अब से हिस्ट्री के वीडियो रेगुलर आने चालू हो जाएंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्त वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वैसे पहले पता होगा, इससे पहले हम हिस्ट्री के 8 वीडियो ला चुके हैं और उनमें गुप्त वंश से पहले के जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक है वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी याद करेंगे ताकि आपको जो थ्योरी का पोर्शन है वो पहले एक बार सही याद हो जाए आपको, और उसके बाद में जो हम करेंगे वो होगा फिर उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को 5-7 मिनट सीधा आगे करके देख लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप पहले थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो आप इस वीडियो के साथ साथ में चलते रहिए। पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी मतलब पूरा ऊपर से देखेंगे, एक बार अंदर जाके नहीं करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे। तो थ्योरी की बात करें तो गुप्त वंश के अगर आप देखते हैं, शुरू करते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक गुप्त राजवंश है। इतिहासकारों ने इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना है। कुषाण के बाद गुप्त वंश अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इतिहास में जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चलता है वो राजा है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त द्वारा चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया गया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत सिंह द्वारा सन 500 वर्षों के बाद सन 671 से सन 675 के बीच में किया गया था। तो अब जो आते हैं गुप्त वंश के जो अगले राजा, सबसे पहले राजा थे श्रीगुप्त। उसके बाद में गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच राजगद्दी पर बैठा। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। उत्पन्न जो जन्म के समय घटोत्कच के केस यानी कि उत्कच नहीं होने के कारण इनका नाम घटोत्कच पड़ा था। अपने पिता घटोत्कच के बाद सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना। चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। यहीं से उसका साम्राज्य विस्तार हुआ। उसने सफलतापूर्वक लगभग 15 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त के 1500 वर्षों तक शासन करने के बाद में जो उत्तराधिकारी बना उसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने करीब 50 वर्षों तक शासन किया। वह बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा था। अपनी बुद्धि और कौशल के बल पर उसने पूरे दक्षिण राज्य में अपने गुप्त वंश को फैला दिया था। समुद्रगुप्त के पश्चात सफलतापूर्वक शासन करने के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त के हाथों में गुप्त वंश की सत्ता आई थी। इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त सम्राट बना, जो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था। लेकिन रामगुप्त के निर्बल और कायर होने के कारण चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बन बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों और विजय दोनों से किया था। ध्रुवदेवी और कुबेरनागा उसकी 2 पत्नियां थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि विक्रमादित्य के अपन राज्य की बात करें तो उसने मालवा, गुजरात, काठियावाड़ के बड़े बड़े भागों पर विजय प्राप्त की थी। इस विजय से उसे असाधारण धन की प्राप्ति हुई और गुप्त साम्राज्य की समृद्धि में वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद में कुमारगुप्त प्रथम सन 415 ईस्वी में राजा बना। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए थे। अब जो कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद में पुष्यगुप्त के आक्रमण के समय ही कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाने से उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। वह एक वीर और पराक्रमी योद्धा था। अब आगे बात करें तो इसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ, लेकिन उसने अपने पराक्रम से हुणों को पराजित कर साम्राज्य के प्रतिष्ठा स्थापित की। उसने अपने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। और अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल के दौरान भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था, जिसे उसने अतुल धन का व्यय करके 2 माह के भीतर उस बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया था। अब बात करें तो स्कंदगुप्त की मृत्यु सन 467 में हुई। हालांकि गुप्त वंश का अस्तित्व इसके 100 वर्षों बाद तक बना रहा, पर यह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और समुद्रगुप्त के बाद में ही गुप्त वंश का धीरे धीरे साम्राज्य खत्म होता गया। अब जो अभी तक अपन ने जो देखा था वो था गुप्त वंश की। अपन ने एक बार हिस्ट्री पढ़ लिए, जो मोटे तौर पे जो हिस्ट्री थी वो देख लिए। अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे गुप्त वंश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। अब देखो दोस्तों, आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अब जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने गुप्तों को ब्राह्मण कहा था। तो आपको ये बताना है इनमें से चारों में से कौन सा विद्वान था जिसने गुप्तों को ब्राह्मण कहा था। आपको ये पता होगा जो गुप्त वंश के जो राजदूत थे उनको कोई ब्राह्मण मानता है, कोई क्षत्रिय मानता है, कोई वैश्य मानता है, तो इनमें से अलग अलग मानता है। तो इसमें से ब्राह्मण किसने कहा था अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा हेमचंद्र राय चौधरी जो थे वो गुप्तों को ब्राह्मण मानते थे। अब ये आपको साथ साथ में ये पता होना जरूरी है। अब देखो ब्राह्मण का अपन ने देख लिया कि हेमचंद्र राय चौधरी मानते हैं। अब क्षत्रिय अगर पूछा जाए आपको तो गौरीशंकर ओझा मानते थे गुप्त वंश को क्षत्रिय, और वैश्य अगर पूछे कौन मानते थे तो अल्टेकर और एलन वैश्य मानते थे, और कवि जायसवाल का अगर आपसे पूछे तो शूद्र मानते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या मानता था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको पता चलती है। देखो एक क्वेश्चन में तो ये है कि समुद्रगुप्त की कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये आपसे पूछा जा सकता है अलग से क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए 6 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब उन 6 प्रकार की मुद्राओं का अगर आपको नाम पता है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यहाँ पे पूछा है कौन से संबंधित नहीं है, तो परशु प्रकार भी है, धनुर्धारी प्रकार भी है, अश्वमेघ प्रकार भी है, लेकिन जो छत्रधारी प्रकार है ये समुद्रगुप्त की मुद्रा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब और कौन कौन सी जो मुद्राएं उनका भी देख लेते हैं। तो जो समुद्रगुप्त की जो 6 मुद्राएं हैं उनके नाम क्या क्या है, गरुड़ प्रकार की मुद्रा है, धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा है। देखो ये धनुर्धारी प्रकार है, वो छत्रधारी प्रकार था, धनुर्धारी प्रकार। तो कन्फ्यूजन मत हो ना, धनुर्धारी मुद्रा का नाम था लेकिन छत्रधारी मुद्रा का नाम नहीं है। परशु प्रकार की मुद्रा है, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा है, व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्रा है, और वीणावादन प्रकार के समुद्रगुप्त की मुद्राएं थी। तो ये 6 की 6 मुद्रा है। अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है, जो अभी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था इसी टाइप में ये मुद्राएं पूछी जाती है। 3 आपको नाम दे देंगे और एक अलग पूछी जाएगी कि एक अलग कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 विद्वानों की मंडली में कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ भी देखो क्वेश्चन से ही पता चलता है कि अगर आपसे पूछे कि 9 विद्वान किसकी सभा के अंदर रहते थे तो आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी या फिर आपसे ये भी लिखा आ सकता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। तो ये आपको पता था, अभी अपन ने देखो पहले जो डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी देखा था कि चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य नाम दिया। जब उसने युद्ध जीता था तो अपने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अब 9 विद्वानों में शामिल कौन नहीं था, कालिदास है, वरामीर है, अमर सिंह भी है, लेकिन जो अल्बर्ट है वो शामिल नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अब अगर जो 9 विद्वानों के नाम अगर अलग से अपन देखना चाहिए तो ये देख सकते हैं, धन्वंतरी है एक, सपनक है, अमर सिंह है, कालिदास है, शंकु है, घटकपर है, वेताल भट्ट है, वरामीर है और वरुचि है। तो आपको ये 9 विद्वानों के आप नाम याद रखिए। ये एक बार हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। अगर गुप्त डायनेस्टी क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे एक साइड बुक दी हुई है और एक साइड जो उनके लिखने वाले हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो चंद्र व्याकरण किसके द्वारा, चंद्र गोबिंद के द्वारा लिखी गई, ये एकदम राइट आंसर है। अमरकोश अमर सिंह ने लिखी, ये भी राइट है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है, ये आप मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। मुद्रा राक्षस अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है किसके द्वारा लिखी गई है। और जो वात्सायन है ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछा, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। वात्सायन अगर आपसे पूछे किसके द्वारा लिखी गई है, वात्सायन, सॉरी ये बुक का नाम नहीं है, वात्सायन राइटर का ही नाम है। ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी वात्सायन ने लिखी थी कामसूत्र बुक। और अगर पंचतंत्र बुक किसने लिखी है ये पूछे आपसे तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो इनमें से कौन सा अभिलेख है जिसमें स्कंदगुप्त के राज्यकाल के अंदर हुणों के आक्रमण का अभिलेख मिलता है। तो जो अभिलेख से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए अभिलेख से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन। तो जो स्कंदगुप्त के टाइम का जो अभिलेख है वो कौन सा है, भित्री अभिलेख के अंदर ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ नहीं, आप ये भी साथ में याद रखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके अंदर भी स्कंदगुप्त की जो विजय है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो भित्री अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख दोनों अभिलेख के अंदर स्कंदगुप्त की विजय के बारे में जानकारी मिलती है अपने को।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो जिनको उपाधियां दी हुई होती है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का अगर शेक्सपियर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसे कहते हैं, कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। अगला सवाल है, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अध्याय थे। तो अब देखो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बताए। अगर आपसे एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है, तो आपको पता होना चाहिए कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। जैसे ऋतुसार, ये भी कालिदास की पुस्तक है। तो ये सारी की सारी बुक जो कालिदास की वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर कुल कितने अध्याय है, तो आपको पता होना चाहिए अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अध्याय है। ऑप्शन नंबर सेकंड, कुल 7 अध्याय है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, गुप्तकालीन सिक्के सबसे ज़्यादा किस स्थान से मिले, तो बयाना भरतपुर राजस्थान से मिले गुप्तकालीन सबसे ज़्यादा सिक्के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है आज का वो है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। तो इनमें से कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। देखो ये तो सभी को पता है कि गुप्त काल स्वर्ण युग था और सोना उस टाइम वैसे सोने के काफ़ी सिक्के भी चलाए थे, और जो स्थापत्य कला थी वह भी गुप्त काल के अंदर बहुत बढ़िया थी। लेकिन सोने के सिक्के सर्वप्रथम अगर किसने चलाए थे ये आपसे पूछा जाए तो आप ये भी याद रखिए, जैसे कि प्रथम के हिसाब से याद रख सकते हो, चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने सोने के सिक्के चलाए थे। अगला सवाल जो है वो सवाल है आज का कि चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। अभी जो अपन ने पहले देखा था वो था सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो वो चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। लेकिन अगर चांदी का सिक्का आपसे पूछे तो चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। इसके अंदर जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने चलाया था, यहाँ पे सेकंड की जगह सही, तो आप ये कर लीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये चलाया था चांदी का सिक्का, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था सोने का सिक्का। अब जो अगला सवाल है उसके अंदर ये दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन शासक के सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट देखने को मिलती है। तो जो सोने के सिक्के चल रहे थे उसके अंदर सर्वाधिक मिलावट किसके अंदर देखने को मिलती है। और ये क्वेश्चन देखो एक तरीके से और भी आ सकता है कि किस गुप्तकालीन शासक के काल में जो सिक्के थे वो सबसे भारी थे। तो अब ये सीधा देखो समझने वाली वैसे कॉमन सेंस की बात होगी कि सबसे ज़्यादा मिलावट होगी तो वजन भी उनका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे अक्सर पूछा जाता है कि भारी सिक्के सर्वाधिक किसके शासनकाल में थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारी सिक्के सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में थे। अगर ये पूछे आपसे तो स्कंदगुप्त के काल के अंदर थे सबसे भारी सिक्के, या फिर सर्वाधिक मिलावट स्कंदगुप्त के काल में होती थी। अगला सवाल है, ये रहा सवाल। अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो अब देखो ये गुप्त वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो श्रीगुप्त है गुप्त वंश का संस्थापक। और अगर आपसे कहीं कहीं एग्जाम के अंदर श्रीगुप्त नहीं दिया हुआ भी हो सकता है तो वहाँ पे आंसर होगा चंद्रगुप्त है। वैसे देखो जो श्रीगुप्त और घटोत्कच है ये दोनों के दोनों सामंत थे, और जो चंद्रगुप्त था उसने सही राजा की उपाधि धारण करके और वहाँ पे राज किया था। तो अगर ये सही संस्थापक अगर आपसे पूछे तो श्रीगुप्त भी हो जाएगा, और अगर श्रीगुप्त नहीं दिया हुआ तो चंद्रगुप्त इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने गुप्त संवत प्रचलित किया था। तो जो आपको पता होगा गुप्त एक संवत अलग से चलता है, तो वो अगर आपसे पूछे कि किस शासक ने गुप्त संवत चालू किया था तो चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने गुप्त संवत चालू किया था। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चालू किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ईंटों से निर्मित प्रथम हिंदू मंदिर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। अभी जो देखो मंदिर से रिलेटेड जो मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन है ना एनटीपीसी के, अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो एनटीपीसी के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि ये मंदिर कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईंटों से निर्मित प्रथम है, एक तो प्रथम होने की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू मंदिर कौन सा है, तो भित्री गांव का यूपी विष्णु मंदिर, जो भित्री गांव है वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ का जो विष्णु मंदिर है वो प्रथम ईंटों से निर्मित हिंदू मंदिर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। तो आपको ये पता होगा कि अजंता के अंदर जो गुफाएं बनी हुई है अलग अलग, तो इनमें से कौन से नंबर की जो गुफा है वहाँ पे जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। तो गुफा नंबर 17 के अंदर जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आपके लिए, आप ये क्वेश्चन बताइए कि गुफा 16 के अंदर क्या दिया हुआ है। जैसे गुफा 17 के अंदर अपन ने बता दिया कि जातक कथाओं का चित्रण मिलता है, लेकिन गुफा 16 के अंदर क्या जानकारी मिलती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
देखो हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक जरूर एग्जाम में हर एक क्वेश्चन देखते जाइए और आप भी अपनी तरफ से आंसर देते जाइए। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इनमें से क्वेश्चन आपके कितने राइट होते हैं। अपन जो क्वेश्चन 30+ क्वेश्चन करेंगे पूरे क्वेश्चन, तो 30 में से आपके क्वेश्चन कितने राइट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगला सवाल है, स्कंदगुप्त ने अपनी मुद्राओं पर किस पशु का अंकन करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने अपनी मुद्राओं पर किस पशु का अंकन करवाया था? बैल का अंकन करवाया था स्कंदगुप्त ने अपनी मुद्राओं पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पूर्णा ताम्रपत्र को किसने उत्कीर्ण करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मान के रखिए। पूर्णा ताम्रपत्र को किसने उत्कीर्ण करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रभावती ने करवाया था पूर्णा ताम्रपत्र को उत्कीर्ण। अब जो प्रभावती से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए पूर्णा ताम्रपत्र से और भी अगर फैक्ट पूछे आपसे, तो आप याद रखिए चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी प्रभावती। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के अंदर कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसकी पुत्री का नाम क्या था? तो प्रभावती था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम। और इसने धरण गोत्र का उल्लेख मिलता है। जो ये पूर्णा ताम्रपत्र है इसके अंदर धरण गोत्र का उल्लेख मिलता है और इसमें वाकाटकों के साथ गठबंधन का भी उल्लेख मिलता है और इसमें शकों पर विजय का उल्लेख मिलता है। पूर्णा ताम्रपत्र से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपन ने यहाँ पे देख लिए। आप एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर याद रखिए, इनको हल्के में मत लेना बस। अगला सवाल है, दशमलव पद्धति की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक इंडिया में के लिए प्राउड की भी चीज़ है कि देखो अपने किस टाइम के अंदर लोगों ने दशमलव के बारे में जानकारी दे दी थी। जब दुनिया को कुछ भी नहीं पता था तब अपने यहाँ पे कितने विद्वान लोगों ने जन्म लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अब अगर आर्यभट्ट से रिलेटेड आपसे और भी फैक्ट पूछे जाए तो आप याद रखिए कि आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, ये अपन ने देख लिया। आर्यभट्ट के अगर ग्रंथ का नाम आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्यभट्टियम ग्रंथ का नाम है। और आर्यभट्ट ने वर्ष को 365 दिन बताए जो कि आज भी प्रमाणिक है। तो आप ये मान के देखो कि कितने सालों पहले किसी ने ये बता दिया था कि एक साल 365 दिनों का होता है, तो किस लेवल का उनके पास दिमाग था। अगला सवाल है, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना किसने की है? वराहमिहिर ने की है पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना। ये भी ग्रंथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अगर वराहमिहिर से रिलेटेड आपसे और फैक्ट याद करना हो आपको तो आप ये देखिए पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना की थी। वराहमिहिर ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने 365 दिन के बाद टाइम में बता दिया था और वराहमिहिर ने देखो उस टाइम बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। और जब तक अब तो चलो सैटेलाइट से काफ़ी चीज़ों से पता चल जाता है, तब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी उन्होंने कह दिया था पृथ्वी गोल है। और उन्होंने वर्गमूल और घनमूल निकालने का सूत्र दिया था वराहमिहिर ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसका रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिसेन है प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता। ये देखो ऐसे भी लिखा मिल सकता है, जैसे यहाँ पे हरिसेन है, हरिसेन नहीं होकर हरिसेन इसका राइट आंसर होगा। हरिसेन है प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता। अब अगर प्रयाग प्रशस्ति के देखो इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि जैसे इसकी भाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि रचयिता तो है हरिसेन। उत्कीर्ण किसने किया? तिलभट्ट ने किया था। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि है। अब देखो अपन ने जो इतने क्वेश्चन किए हैं, अगर आपके लिए लगता है कि यूजफुल है तो आप ऑब्जेक्टिव अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कीजिए। देखो सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। हमारे 89% तक जो व्यूअर है वो अनसब्सक्राइब लोग हैं। जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो व्यू करते हैं। सिर्फ 10 से 11% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब जो अगला सवाल है अपना वो है, समुद्रगुप्त को किस अभिलेख से प्रसन्न होने पर कुबेर के समान और क्रोधित होने पर यमराज के समान बताया? तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर समुद्रगुप्त को ये कहा गया कि अगर वो प्रसन्न होते हैं, जैसे कि खुश होते हैं तो कुबेर के समान धन देते हैं और क्रोधित होते हैं तो यमराज के समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख के अंदर ये बताया गया है। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों ने गुप्त काल में अप्रतिरथ की उपाधि धारण की थी? तो आपको ये बताना कि अप्रतिरथ की उपाधि निम्न में से किस 2 शासकों ने उपाधि धारण की थी? तो इनमें से किस किस ने ये उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। कौन से ऑप्शन के अंदर है? ये रहा ऑप्शन नंबर 3, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड ने ये उपाधि धारण की थी।
अगला सवाल है, किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। लिच्छवी दोहित्र किस शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है लिच्छवी दोहित्र। ये भी आप याद रखिए, साथ साथ में आप जरूर क्वेश्चन के आंसर देते जाइए। अगला सवाल है, गुप्त शासक पूर्व में किस वंश के सामंत थे? तो जो गुप्त शासक थे वो पूर्व में किस वंश के सामंत थे? देखो ये क्वेश्चन भी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अपन ने जो इससे पहले भी जो वीडियो आया था 8 नंबर का, उसमें भी कुषाण वंश के बारे में सारा सब कुछ देख लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गुप्त काल का कौन सा अधिकारी वर्तमान में आईएएस अधिकारी के समान होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, क्योंकि आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईएएस अधिकारी के समान कौन सा अधिकारी होता था? जो कुमार अमात्य की जो पोस्ट होती थी वो वर्तमान में आईएएस अधिकारी के पोस्ट होती है, उतने उसको पावर मिली हुई होती थी। अगला सवाल है, नालंदा विहार की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई? मतलब कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस गुप्त शासक ने की है? आप ये भी इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो अपना अगला सवाल है वो है कि किस अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने अपने गवर्नर में उसके पुत्र की देखरेख में सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था? जैसे अपन ने जो अभी आगे पहले डिटेल में जो पढ़े थे, थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पढ़ा था कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो 21 अभिलेख से अपने को ये पता चलता है कि ये झील का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन है जो सुदर्शन झील का अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका राइट आंसर है जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। जूनागढ़ अभिलेख के अंदर ये पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब अगर गवर्नर आपसे पूछे तो कौन था? पंडित था। और पुत्र कौन है? चक्रपालित पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से एक बार क्वेश्चन है, सती प्रथा का उल्लेख निम्न में से सबसे पहले किसके अभिलेख के अंदर मिलता है? तो एरन अभिलेख के अंदर अपने को सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखो एरन अभिलेख में जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम भानुगुप्त, जो एरन अभिलेख है भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एरन गुप्त अभिलेख के अंदर किसके राजा के द्वारा लिखा गया? तो भानुगुप्त के अंदर है। और भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी ने सर्वप्रथम सती हुई थी। ये अक्सर नाम पूछा जाता है कि किसकी पत्नी थी, तो गोपराज की थी, और वो भानुगुप्त का सेनापति था। भानुगुप्त ने गोपराज की स्मृति में मध्य प्रदेश के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, और साथ में एक सती स्तंभ का भी निर्माण करवाया है भानुगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का एकमात्र शासक कौन है जिसके ताम्रपत्र बांग्लादेश में भी प्राप्त हुए हैं? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ऐसा कौन सा शासक है जिसके ताम्रपत्र बांग्लादेश में भी प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुमार गुप्त प्रथम है, उसके 3 ताम्रपत्र बांग्लादेश के अंदर प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस शैली को खच्चर शैली कहा जाता है? तो खच्चर शैली है वो मिश्रण है किस किस का? ये नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण को कहते हैं खच्चर शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बेसर शैली को ही खच्चर शैली कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में इनमें से कौन सा गुप्तकालीन मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र है? तो गुप्तकालीन की कुल मिला के ये पूछा हुआ है कि गुप्तकाल की मूर्तियां इनमें से कहाँ पे मिली है? क्या मथुरा में मिली है, सारनाथ में मिली है, पाटलिपुत्र में मिली है, या फिर उपयुक्त सभी में मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी के अंदर गुप्तकाल की मूर्तियां मिली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देख लेते हैं मथुरा के अंदर कौन कौन सी मूर्ति मिली है। जैसे अगर आपसे पूछे कि मथुरा के अंदर किसकी मूर्ति मिली है, तो इसमें खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा मिली है मथुरा के अंदर। बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा अगर पूछे तो सारनाथ के अंदर। और जो सुल्तानगंज बिहार के अंदर जो बुद्ध की प्रतिमा मिली है वो 7.5 फीट ऊंची तांबे की प्रतिमा है, तो वो मिली है पाटलिपुत्र के अंदर। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में आप जरूर याद रखिए। जो अगला सवाल है, वे प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो न्यूटन से भी पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानकारी दे दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त जो थे, उसने गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में जानकारी दे दी थी इसे न्यूटन से पहले ही। तो ये भी आप याद रखिए कि ब्रह्मगुप्त वो थे। अब जो अपन ने जो आज देखे थे वो गुप्त काल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। अब जो अगला वीडियो आएगा वो गुप्त काल के आगे के जितने भी वंश है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए।